चलिए नेक्स्ट। अगला सेगमेंट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये वाला स्टेटस आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसका सिंपल रीजन है, नोट्स कहां से मिलेंगे? एलएमएस में। उसी एलएमएस में आपको नोट्स दिए गए हैं। तो सर अब हम बात करें कि रिटर्न फाइलिंग स्टेटस क्यों समझना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको अमेरिका में एक इंडिविजुअल के टैक्स का स्टेटस ही नहीं पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उसको कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फाइलिंग स्टेटस के लिए। तो अभी जो स्टेटस हम डिस्कस करने वाले हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने फ्रॉडुलेंट स्टेटस डिस्क्लेयर कर दिया, मतलब आपने अपनी मैरिज छुपा ली, तो आपको वहां पर पेनलाइज किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैरिटल स्टेटस के साथ साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी आपको बताने पड़ेंगे। क्या ऑक्यूपेशन करते हो? ऑक्यूपेशन इसलिए जरूरी कि कहीं आप सेल्फ इंप्लॉयड टैक्स की बचत तो नहीं कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट में हो, आपको आईआरए अकाउंट की डिडक्शन। तो बहुत सारे मैटर्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अमेरिका में ब्रॉडली स्टेटस को क्लासिफाई किया गया है। ब्रॉडली सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। आज के इस लेक्चर में हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अपने रिटर्न को क्लब कर देते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। ये क्यों जरूरी है और उसके अलावा क्या क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। मैरिड फाइलिंग सेपरेट, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये दोनों सबसे टेक्निकल पढ़ते हैं। तो सबसे टेक्निकल वाले पार्ट को आज हम पहले पढ़ रहे हैं, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। सर इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों में मोहब्बत के साथ साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। वो ऑन पेपर प्रूफ किया जाना चाहिए। गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया जाता मैरिज में, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो लीगली मैरिड होना चाहिए। अगर वो लीगली मैरिड नहीं है तो फिर वो ज्वाइंट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। रोशन सोमानी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर कोई एक पर्सन, आपने लेकिन टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछ लिया कि सर एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है और एक सैलरीड है, दोनों डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर दो प्रकार के टैक्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी एप्लीकेबल हो जाएगा और एक फाइका टैक्स पढ़ाएंगे। तो जो एम्प्लॉयर का पोर्शन वो सब आप पढ़ेंगे आगे, एक कंबाइन वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी हम पढ़ें कि सर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए आपने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बोली कि देश, मतलब वो लास्ट डे पर 31 दिसंबर पर लीगली मैरिड होना चाहिए। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले तो उनकी इनकम को कंबाइंड कर दिया जाएगा, कंबाइंड इनकम कर दी जाएगी और जितनी भी डिडक्शंस है वो भी कंबाइंड कर दी जाएगी। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिडक्शन भी कंबाइंड हो गई सर और इनकम भी कंबाइंड। लेकिन एक ऑप्शन दिया गया है, married taxpayer can select the status even if one of the spouse did not have any income or any deduction. मतलब सर वो ये कहना चाहते हैं कि वाइफ तो हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है, तो भी आपको ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने का हम ऑप्शन देते हैं। हस्बैंड काम करते हैं, वाइफ नहीं काम करती है, तो बताइए ऐसी कंडीशन में वो ज्वाइंट रिटर्न का बेनिफिट क्यों लेना चाहेगा? लॉजिक क्या होगा उसके पीछे? वाइफ तो कोई काम नहीं कर रही है, केवल हस्बैंड ही वर्क कर रहे हैं, स्टिल दे वांट टू टेक द जॉइंट स्टेटस। व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? सर इनकम नहीं है, खर्चे कुछ नहीं है। बिकॉज आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इंडिया में 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। अभी मैं डिडक्शन नहीं बता रहा हूं, अगर अमेरिका में भी यही होती तो दोनों की मिला के 5 लाख की डिडक्शन क्लेम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है
एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक 12,500 की ऑन एन अप्रोक्स फिगर बता रहा हूं, हर साल चेंज होती। तो अगर आप ज्वाइंट रिटर्न फाइल करते हो तो आपको डबल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। सो हमेशा यही एडवाइजेबल होता है कि ज्वाइंट रिटर्न को फाइल किया जाना चाहिए। लेकिन आप सेपरेट रिटर्न भी क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो यहां पे वर्ड है लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 31 दिसंबर को जूली को मोहन से प्यार हो गया और 1 जनवरी को शादी करी, बताइए ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि नहीं? तो बोले मोहब्बत जब तक डॉक्यूमेंट्री प्रूव नहीं की जा सकती तब तक वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। मैंने जूली और मोहन लिख लिया, ये थोड़ा अनयूजुअल लगेगा आप लोगों को, वहां हो सकता है रूबी और टॉम हो। मैंने इंडियन एग्जांपल आपको दे दिया है फॉर अ ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैरिड एंड लिव टुगेदर भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शादीशुदा और साथ में रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में अलग अलग रहने का बहुत कल्चर है। तो अभी इसको पढ़ेंगे हम कि सर ये मैरिड टुगेदर, मतलब सॉरी मैरिड और लिव टुगेदर क्यों लिखा है? क्योंकि स्टेटस आएगा कि अगर आप नहीं, कोई समवन किसी के साथ में शादी कर ले और वो उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाए, कुछ समय के लिए 6 मंथ, तो एक नया स्टेटस क्लेम कर सकता है जिसको कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड बोला जा सकता है। तो इसीलिए यहां पर एक कंडीशन ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैरिड एंड लिव टुगेदर। इसीलिए नीचे मेंशन किया है लिव अपार्ट बट वर नॉट लीगली सेपरेटेड अंडर द डाइवोर्स और सेपरेट मेंटेनेंस। सर लिविंग अपार्ट रहते हैं, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो भी उनको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आएगी जिसमें वो अगर लिव अपार्ट रहते हैं, लिव अपार्ट रहते हैं और 6-8 महीने का एक कंडीशन है हेड ऑफ द हाउस होल्ड बनाएंगे, तो उसको फिर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली नहीं, वो एक सिंगल स्टेटस के रूप में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर डाइवोर्स लीगली हो गया हो तभी वो सिंगल का स्टेटस फाइल करते हैं, अदरवाइज उनको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली माना जाएगा। सचिन पूछ रहे हैं सर इंडियन रेसिडिंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैविंग ग्रीन कार्ड एंड वाइफ इज हाउस वाइफ, आई कैन फाइल जॉइंट रिटर्न? यस, आप फाइल कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए भी हम पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं कि आपको ये ऑप्शन इलेक्ट करना पड़ता है कि हम हमारी ग्लोबल इनकम का रिटर्न फाइल करेंगे। ये अभी पीछे पढ़ा रहा है, पिछले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया ये पॉइंट, आप याद करो। मैंने आपको बोला था एक यूएस सिटीजन है, उसने वाइफ किसी से शादी कर ली है, तो यू कैन इलेक्ट द ऑप्शन, यू कैन इलेक्ट द ऑप्शन। तो ध्यान रखिए, जब तक मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाए वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी की डेथ हो जाए तो सर्वाइविंग स्पाउस को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो इन द ईयर ऑफ डेथ क्या कर सकती है, ज्वाइंट रिटर्न को फाइल कर सकती है। आर द सर्वाइविंग स्पाउस हु डिड नॉट रीमैरी बिफोर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको विडो का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, विडोअर का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब भी मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी यहां पर हम एक बात कर रहे हैं, विडो के लिए अलग कंडीशन है, तो यहां पर बड़े ध्यान से समझना। इस पॉइंट में और विडो के पॉइंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कई बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर पाते और एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि अगर सर्वाइविंग स्पाउस ने रीमैरिज नहीं करी है तो वो क्या कर सकती है, एक डिसीज स्पाउस के साथ में ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकती। अभी मैंने विडो वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि जब मैं विडो के लिए यूज करूंगा तो उसके साथ में मैं वर्ड यूज करूंगा क्वालिफाइड विडोअर। अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक घंटी ये बजनी चाहिए कि सर ने 2 बातें कही कि सर वो लिव टुगेदर और लीगली मैरिड है, दे कैन फाइल जॉइंट रिटर्न। पहली बात आपने ये कही सर। दूसरी बात आपने ये कही कि अगर किसी स्पाउस की डेथ हो गई है तो उसकी सर्वाइविंग स्पाउस, उसकी या उसका सर्वाइविंग स्पाउस उस डिसीज पार्टनर के लिए के साथ में एक ज्वाइंट रिटर्न उस ईयर के लिए फाइल कर सकती, उस ही ईयर के लिए, उस ही ईयर के ऊपर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं,
उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। मतलब 2022 में किसी की डेथ हो गई तो उसका जो सर्वाइविंग स्पाउस है, अगर वो रीमैरिज नहीं करता है तो उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर के ऊपर, ये उस वर्ड के ऊपर याद रखना, क्योंकि जब मैं क्वालिफाइड विडोअर पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में नेक्स्ट 2 ईयर भी बोलूंगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन है, ये ध्यान रखना। तो सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर में ज्वाइंट रिटर्न क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आया जो आपने हमसे पूछा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ वन स्पाउस वाज नॉन रेसिडेंट एलियन एट द टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, अनलेस, वो जो पॉइंट पीछे भी, अनलेस द यूएस सिटीजन एंड एनआरए स्पाउस इलेक्ट एंड एग्री टू टैक्स देयर वर्ल्ड वाइड इनकम। किसने पूछा था वो डाउट? सचिन ने। सचिन, आई गेस क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। ये इस पॉइंट में उसको हमने मेंशन कर दिया कि ज्वाइंट रिटर्न हम कब फाइल कर सकते हैं, जब यूएस सिटीजन और एनआरए स्पाउस एग्री हो जाएं कि हम वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे, सो दे कैन फाइल ज्वाइंट रिटर्न। ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इट इज, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सेल्फिश एक्ट है। ये वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लॉजिकली सॉल्व हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इफ वन स्पाउस फाइल सेपरेटली, घर वाली बोल रही नहीं भैया हम आपकी नहीं चलने देंगे, हम हमारा रिटर्न खुद फाइल करेंगे, मतलब अलग से फाइल करेंगे, हम ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो मजबूरी में बेचारे को क्या करना पड़ेगा, उसको भी सेपरेट ही फाइल करना पड़ेगा। जबरदस्ती तो है नहीं कि नहीं भैया उसने सेपरेट फाइल कर दिया, मेरे में भी उसका मिक्स कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये भी। अब एक ने पूछा सर एक स्पाउस रीमैरिज कर ले, हाँ, तो ज्वाइंट रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगी। ये भी बड़ा ध्यान रखना। मतलब ऐसा सोचो, एग्जाम्पल ले लेते, ये है टॉम और ये उसकी वाइफ है एलिना। मान के चलो टॉम भाई साहब चले गए ऊपर, डिसअपियर हो गए 25 दिसंबर को। एलिना का दिल नहीं लगा, बोले यार मैं टॉम तुम्हारे को बहुत मिस कर रही हूं, मुझे कोई नया साथी चाहिए जो तुम्हारे जैसा दिखता हो। 31 दिसंबर के पहले पहले उसने दूसरे से शादी कर ली और उसका नाम था राहुल। नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? तो अगर वो राहुल है या राज ले लो, तो क्या एलिना अपने एक्स हस्बैंड जो कि टॉम के साथ में ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकती है? क्या एलिना और राज मिलकर ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं? क्वेश्चन ये, एलिना और राज कैन फाइल ज्वाइंट रिटर्न, बट एलिना एंड टॉम कैन नॉट फाइल ज्वाइंट रिटर्न। तो सर टॉम का कौन सा रिटर्न फाइल होगा? टॉम का रिटर्न फाइल होगा डिसेंडेंट के रूप में। टॉम का रिटर्न कौन सा फाइल होगा? डिसेंडेंट फाइनल रिटर्न, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडेंट फाइनल रिटर्न। और टॉम की जो एसेट है वो अगर एलिना को डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो जो टॉम की एसेट एलिना को डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फाइल किया जाएगा स्टेट टैक्स रिटर्न। क्लियर है ये बात? एक होता है कौन सा रिटर्न, स्टेट का रिटर्न होता है, और एक होता है डिसेंडेंट का फाइनल टैक्स रिटर्न। तो टॉम क्योंकि भाई साहब ऊपर चले गए, तो टॉम का जो रिटर्न फाइल होगा वो डिसेंडेंट के रूप में होगा। लेकिन अगर टॉम की इनकम का, टॉम ने जो इनकम कमाई थी, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं डिसेंडेंट फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न। और टॉम की जो एसेट्स थी वो अगर एलिना को ही डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उसके लिए फाइल होगा स्टेट टैक्स रिटर्न। और एलिना और राज मिलके जो नया फाइल करेंगे, इफ दे चूज, वो फाइल करेंगे ज्वाइंट रिटर्न। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ये बात? तो सर बड़ा टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल नहीं है, बस सोचना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल आपके साथ में, अगर अब यहां लिख नहीं सकते सारे एग्जाम्पल, क्योंकि वो आपने क्वेरी करी तो वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नोट्स में कई बार एग्जाम्पल मिसिंग होंगे, जहां तक बहुत टेक्निकल पॉइंट के एग्जाम्पल होंगे वो हम डालेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आप रेज करेंगे तो उसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दूंगा। तो यहां पर थे सर हम।
अब क्या है, जनरली वन स्पाउस फाइल सेपरेटली सो मस्ट द अदर्स, उसके साथ एक्सेप्शन एक, इफ अदर स्पाउस क्वालिफाई फॉर हेड ऑफ द हाउस होल्ड वाइल मैरिड। मतलब वो ये कहना चाहते हैं, एक दोनों कपल थे, ये भाई साहब बहुत डोमिनेट नेचर के थे, ये थोड़ी सी पूजा पाठ में ज्यादा दिमाग लगाती थी, बोले जिंदगी मोह माया है, इन दोनों के बीच में दीवार खिंच गई, बोले जाओ आज से हम दोनों पति पत्नी तो हैं, लेकिन अब हम दोनों की राहें अलग अलग, मैं आपसे जुदा होकर दूसरी जगह रहने जा रहा हूं, दीवार खिंच गई है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उन्होंने क्या बोला, ये दोनों रिटर्न अलग फाइल कर सकते हैं, और ये भाई साहब एक नए प्रकार के रिटर्न को जन्म दे सकते हैं, जिसका नाम होगा हेड ऑफ द हाउस होल्ड वाइल मैरिड। तो ये ध्यान रखिए कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड एक मैरिड पर्सन भी फाइल कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, क्योंकि हेड ऑफ द हाउस होल्ड के लिए कंडीशन है कि वो अनमेरिड होना चाहिए, पता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि वो मैरिड होते हुए भी फाइल कर सकता है, अगर वो 6 महीने से ज्यादा अपनी बीवी से या पति से अलग रहती है, उसकी कंडीशन हेड ऑफ द हाउस होल्ड में पड़ेंगे। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एक ने इलेक्शन कर लिया कि सेपरेट फाइल करूंगी या करूंगा, तो दूसरे के पास ये ऑप्शन है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस, जो हमारी बुधवार या जो भी डे है उस दिन हम पढ़ेंगे इसको रात के 9:30 बजे। तो वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड के रूप में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। और वंस द जॉइंट रिटर्न हैज बीन फाइल्ड for the year, the time for filing return of the either spouse has expired, the spouse may not amend the return of file separate return, very very important। सर 15 अप्रैल खत्म हो गई, उसके बाद अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, जॉइंट रिटर्न फाइल हो गया, टाइम खत्म हो गया, उसके बाद अचानक मोहन को याद आया, ये हेड ऑफ द हाउस होल्ड क्या है खुशबू जी, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, वो कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है। जब ये पूरा हो जाएगा ना, तो मैं आपके साथ में सबके साथ में क्वेश्चन कराऊंगा, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस, ये सब करेंगे, और आपको पूरा क्लेरिफाई करेंगे कि हेड ऑफ द हाउस। अभी इतना समझिए कि कोई अलग सिंगल पर्सन अलग रहता हो कुछ कंडीशंस के साथ में, तो उसको हेड ऑफ द हाउस होल्ड बोलते हैं, लेकिन अभी वो अलग ही स्टेटस है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपने ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर दिया, तो आप उसकी रिटर्न की डेट एक्सपायर्ड होने के बाद अपनी रिटर्न को अमेंड नहीं कर सकते, उसमें कोई एरर हो गया, अमेंडमेंट का पावर यहां पर नहीं दिया गया। द स्पाउस मे नॉट अमेंड द रिटर्न टू फाइल सेपरेट रिटर्न, मतलब हम अलग से अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं तो सेपरेट रिटर्न फाइल करूंगी, मतलब ये कि 15 अप्रैल के पहले अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया और वाइफ ने धमकी दी, बोले अब तो मैं अपना सेपरेटेड फाइल करूंगी, तो कर सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन बिफोर 15 अप्रैल। तो अमेंड कब नहीं कर सकते, जब रिटर्न फाइलिंग की डेट खत्म हो जाए। ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मैरिड इंडिविजुअल हु फाइल सेपरेट रिटर्न मे लेटर फाइल जॉइंट रिटर्न। तो आपने पहले सेपरेट फाइल किया था, आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग के पहले क्या कर सकते हैं, अपनी रिटर्न को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सा पॉइंट था कि अमेंडमेंट किया जा सकता। आगे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और तो टेक्निकल है। इफ इंडिविजुअल ऑब्टेन ए मैरिज annulment, मैरिज annulment का मतलब ये होता है कि आपने सुना होगा, कहीं मूवी में देखा होगा कि ग्रीन कार्ड लेने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर 1 नाइट मैरिज कर लेते हैं। 1 नाइट मैरिज सुना आपने? 1 नाइट मैरिज मतलब कि आपने किसी, कोई इंडियन मेल ने वहां की किसी फॉरेन गोरी पसंद आ गई, दोनों ने उठा के शादी कर ली ऑन पेपर, और अपने अपने काम से लग गए, कुछ डॉलर दे दिए और वो घर चले गई। बाद में साल 2 साल 3 साल बाद कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया गया। अब आपको तो ग्रीन कार्ड मिल गया, आपको मतलब थर्ड पर्सन में वर्ड आप निकल जाता, थर्ड पर्सन उसको क्या मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, वो तो मस्त अमेरिका का नागरिक हो गया। तो और बाद में अगर केस खुल गया, तो इस प्रकार की मैरिज को क्या कर दिया जाता है,
अनलमेंट मतलब रद्द कर दिया जाता है। नो वैलिड मैरिज एवर एग्जिस्टेड, मतलब शादी हुई ही नहीं थी। तो इस कंडीशन में बोला गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो रिटर्न का अमेंडमेंट किया जाना कंपलसरी होगा, और ऐसे में दो ही स्टेटस पॉसिबल है, सिंगल और हेड ऑफ द हाउस होल्ड, विच एवर इज अप्लाइज। ऑल द प्रायर टैक्स ईयर नॉट क्लोज बाय द स्टेटस ऑफ लिमिटेशन मस्ट बी अमेंडेड। मतलब यहां पर हम टाइम लिमिट को कंसीडर नहीं करेंगे, जितने भी प्रायर रिटर्न्स हैं, all the prior written not closed by the statute of limitations। नॉट क्लोज मतलब क्या होता है कि असेसमेंट कराने की लिमिटेशंस होती है कि 2 साल के अंदर आपको आपका असेसमेंट मतलब फाइनल रिटर्न का एक ठप्पा लग जाता है कि नाउ भैया आपने सब कुछ फाइल कर दिया, उसको बोलते हैं असेसमेंट। तो अगर वो पीरियड क्लोज नहीं हुआ तो जितने भी रिटर्न हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, अमेंड कर दिए जाएंगे। तो हमको इतना टेक्निकल नहीं जाना, बस हमको इतना समझना है कि अगर किसी की मैरिज अनल हो जाती है, अनलमेंट डिक्लेयर कर दी जाती है, तो उसको सारे के सारे प्रायर रिटर्न इंडिविजुअल या हेड ऑफ हाउस होल्ड के स्टेटस में फाइल करने पड़े। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं सर। तो ये अनलमेंट वर्ड, नो मैरिज एवर एग्जिस्टेड का क्लॉज। उसके बाद छठा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, ए जॉइंट रिटर्न इज साइंड बाई बोथ द स्पाउस जनरली, और यहां पे लिखा है जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द टैक्स ड्यू। मतलब ये भी दोनों हैं मिलके, तो हम दोनों को इंडिविजुअल रूप से भी और अकेले इसको भी बोल सकते हैं कि भैया आपकी वाइफ पेमेंट नहीं कर रही टैक्स की, आपको करना पड़ेगा उसका, क्योंकि आपने ज्वाइंट का रिटर्न लिया। तो ज्वाइंटली एंड सेवरली क्या होते हैं, लायबल होते हैं। अब एक हम पढ़ने वाले इनोसेंट स्पाउस का कॉन्सेप्ट और इंजर्ड स्पाउस का कॉन्सेप्ट, उसको हम अभी समझाएंगे कि कब इनोसेंट स्पाउस को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगली लास्ट लाइन, मैरिड इंडिविजुअल हु फाइल जॉइंट रिटर्न अकाउंट फॉर देयर आइटम ऑफ इनकम डिडक्शन, तो उनको दोनों को अपनी क्या करनी पड़ती है, इनकम और डिडक्शन को क्लब करना पड़ता है। जॉइंट रिटर्न इज अलाउड व्हेन द स्पाउस यूज डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड, तो डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड में भी ये पॉसिबल है, लेकिन विद डिफरेंट टैक्स ईयर मे नॉट फाइल जॉइंट रिटर्न, कि एक दिसंबर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर का मेंटेन करता है, 1 जुलाई टू जून मेंटेन करता, नहीं, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये ज्वाइंट रिटर्न क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो बहुत नॉर्मल सी बात है ये तो। अब अमेरिका में एक कंसेप्ट सेम सेक्स स्पाउस का कॉन्सेप्ट भी चलता है। लड़कियां लड़कियों से शादी कर सकती हैं, लड़के लड़कों से शादी कर सकते हैं, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डेवलप कंट्री है। तो उन्होंने यहां पे लिखा कि सेम सेक्स स्पाउस मिलकर ज्वाइंट रिटर्न क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी, सेम सेक्स कपल क्वालिफाई फॉर फाइलिंग मैरिड फाइलिंग स्टेटस। तो इंडिविजुअल के लिए है, डोमेस्टिक पार्टनरशिप और सिविल यूनियन को मैरिज नहीं माना जाता। तो इंडिविजुअल अगर सेम सेक्स स्पाउस हैं, दे कैन फाइल जॉइंट रिटर्न, बट पार्टनरशिप को कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहां पर एक क्लॉज है, तो वो हमने पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ जाते हैं, इंजर्ड स्पाउस। अब सोचो, ये भाई, ये मैडम थी, ये उनके हस्बैंड थे। सिविल यूनियन, बहुत सारी यूनियन होती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वकीलों के एडवोकेट ने मिलकर, दो लोगों ने आपस में सिविल यूनियंस बन जाती है ना, यूनियंस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स कह लीजिए आप, सिविल ग्रुप ऑफ पीपल्स, वो किसी भी उसमें हो सकती। तो उसको यहां पर मैरिज कंसीडर नहीं किया गया। पता चले 10 लोग ग्रुप ऑफ पीपल मिलके बोले हम आपस में सब मिलके क्या करना चाहते हैं, ज्वाइंट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको पता होगा वहां पे ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं, मतलब सेम एक उनकी वो यूनियन काइंड ऑफ बनी होती है कि ये हमारे लोग हैं, ये तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंजर्ड स्पाउस के लिए।
तो इंजर्ड स्पाउस का मतलब यह है कि एक की गलती नहीं है, दूसरी की गलती है। तो अगर आप का रिफंड दूसरे के डेट से एडजस्ट किया जा रहा है, इसको बोलते हैं इंजर्ड स्पाउस। Your injured spouse if your share of refund of your joint tax return was applied against the separate past due debt that belong to just your spouse। मतलब सर वाइफ का तो रिफंड निकल रहा था, दोनों का अर्निंग जरूरत नहीं है अब्राहिम, दोनों में से कोई भी अर्निंग कर रहा हो दे कैन फाइल जॉइंट टैक्स रिटर्न, देयर इज नो नीड टू both the partners should be earning partner, there is no requirements। now what we are going to discuss कि अगर किसी एक का रिफंड निकल रहा था और एक का डेट निकल रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड वाला बोले आपका रिफंड नहीं देंगे, आपके हस्बैंड के ड्यू निकल रहा है, मुझसे क्या कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे। तो यहां पर ऐसे स्पाउस को इंजर्ड स्पाउस माना जाता है। अब वो यहां पर कुछ इनोसेंट स्पाउस के रूप में बेनिफिट क्लेम कर सकता है, उसको हम बोल रहे हैं इनोसेंट। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले ज्वाइंट रिटर्न फाइल की जाना चाहिए, उसने अपनी इनकम रिपोर्ट की गई हो, हैव मेड रिपोर्टेड टैक्स पेमेंट, उसके पास अर्न इनकम हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पास्ट ड्यू ना हो, तो उसको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 8379। तो उस स्पाउस को जिसका रिफंड निकल रहा था उसका एडजस्टमेंट कर लिया, तो उसको यहां पर क्या मान लिया जाएगा, इंजर्ड स्पाउस। और कुछ कंडीशन में उसको क्या है, वापस दे दिया जाता है, उसको रिलीफ मिल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनोसेंट स्पाउस रिलीफ के नाम से जाना जाता है। उतना डिटेल में कोर्स का पार्ट नहीं है, ये इनरोल्ड एजेंट में नहीं है, बट स्टिल मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। तो एक थ्योरी पॉइंट है, क्योंकि ये सीपीए में ज्यादा है, तो वो नोट्स दोनों के मैंने कॉमन बनाए हुए हैं, तो यहां पे भी मैंने इसको लिख दिया। जनरली बोथ स्पाउस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, लेकिन कुछ क्वालिफाइड इवेंट में इनोसेंट स्पाउस को रिलीफ मिल जाती है। तो क्वालिफाइंग इवेंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स बिकॉज द स्पाउस ओमिटेड इनकम और क्लेम, मतलब आपके स्पाउस ने फॉल्ट कर रखा था, उसने जानबूझकर अपनी इनकम का डिक्लेरेशन नहीं दिया था, अपनी क्रेडिट को बड़ा चढ़ाकर बता दिया था, उसने एक प्रकार से फ्रॉडुलेंट एक्ट किया गया था, इज डाइवोर्स एंड दैट इनोसेंट टैक्सपेयर इज डाइवोर्स और नो लॉन्गर लिविंग विद द स्पाउस, ये कंडीशन है, तो रिलीफ दे दी जाती। तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर आप जो इंजर्ड स्पाउस है उसका क्या है, उसको बेनिफिट मिल जाता है, उसका जो पैसा जमा है उसको वापस कर दिया जाता है एक फॉर्म नंबर डिक्लेरेशन देने से। तो केवल पढ़ने के लिए है, इतना यहां पर इसमें इसको कंसीडर नहीं किया जाता। सो आज के इस लेक्चर में हमने पूरा का पूरा जो डिस्कशन किया है वो जॉइंट रिटर्न फाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया है, क्योंकि अब जो मुझे आपको हेड ऑफ द हाउस होल्ड पढ़ाना है वो मैं नए डे पर लूंगा, क्योंकि वो काफी डिटेल में मुझे पढ़ाना पड़ेगा इसी के बाद, क्योंकि सारे स्टेटस को मिलाकर मैं आपको इसके क्वेश्चन भी लाइव कराने वाला हूं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी